हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ठीक है। सो कल जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें हम लोगों ने एसओपी पीओएस फॉर्म से के मैप और के मैप के बाद हम लोगों ने इम्प्लीकेंट्स, प्राइम इम्प्लीकेंट्स और एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स के बारे में डिस्कस किया कि किस तरीके से के मैप में एसओपी मतलब मेन टर्म्स का यहाँ पे ग्रुपिंग होती है, मतलब 1 के फॉर्म में, और पीओएस मतलब मैक्स टर्म के फॉर्म में जीरोस की ग्रुपिंग होती है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं क्वेश्चंस वगैरह। जो कल का जो टॉपिक था अपने पास प्राइम इम्प्लीकेंट्स, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स और इम्प्लीकेंट्स, और उसके बाद एक और बचा हुआ है मेरे पास रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट्स। इस पे बेस्ड हम आज क्वेश्चन करने वाले हैं, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नोट करेंगे आप लोग। सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है? रिप्लाई कर देंगे। ठीक। सो कल हम लोगों ने क्वेश्चन किया था एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स और प्राइम इम्प्लीकेंट्स कितने होते हैं, तो वैसे ही सेम क्वेश्चन मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूं। आपको यहाँ पे गिवन है एक के मैप एंड पी आई, और ये के मैप के फॉर्म में यहाँ पे गिवन था क्वेश्चन में। सो 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0, ठीक। ये इस तरीके से गिवन है, और ये है आर एस और ये पी क्यू। इसमें हम लोग को फाइंड करना है एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स और प्राइम इम्प्लीकेंट्स, ठीक है। कौन कौन ये होने वाले हैं, ठीक। इसको नोट करेंगे आप लोग। ठीक है, तो कल जो हम लोगों ने पढ़ा था एपीआई पीआई, इसका पूरा कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर होगा, क्योंकि इसी पे बेस ये क्वेश्चन बनने वाला है ना। सो ध्यान रखना आप लोग। अभी जो के मैप गिवन है वो है 16 सेल्स का, और उसके लिए आपको 4 यहाँ पे वेरिएबल्स, 4 इनपुट्स यहाँ पे गिवन है, आर एस पी क्यू, ठीक है। तो अगर मैं इसको ये बॉक्स में अगर लिखता हूँ हर एक रोज और कॉलम में, तो आप क्या लिखते हैं सर? आर बार एस बार, आर बार एस, आर एस और आर एस बार। यहाँ पे आप लिखते हो पी क्यू बार और पी बार क्यू, दिस वन पी क्यू, और ये हो गया पी क्यू बार, ठीक है। ये आप करते हो। अच्छा, नंबरिंग भी कर देते हैं हम लोग यहाँ पे 0 1 3 2 4 5 7 6 8 9 11 10 12 13 15 14, ठीक। यहां तक समझ में आ रही बात? अब यहाँ पे आपको डाउट ये होना चाहिए सर, यहाँ पे आपको हर एक सेल्स में 1 और 0 प्रेजेंट है, ठीक। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप एसओपी यूज करें कि पीओएस यूज करें, क्योंकि अगर आप एसओपी फॉर्म यूज करते हो तो आपको वहां पे वंस की ग्रुपिंग करनी होगी, और अगर पीओएस फॉर्म यूज करते हो आपको जीरोस की ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जनरली क्वेश्चन जो है यहाँ पे वो एसओपी फॉर्म के लिए गिवन था, मैं इसका ऑप्शन आपको लिखवाया नहीं हूं। तो अपने को तो बताना है कि ईपीआई और पीआई यहाँ पे कितना है और कौन कौन सा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एसओपी फॉर्म की बात करने वाला हूँ। एसओपी फॉर्म मतलब कि सिर्फ और सिर्फ मुझे मतलब है यहाँ पे 1 से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 0 को रिमूव करने वाला हूँ, आप देख सकते हो। तो आप एक बार और एक के मैप ड्रॉ करेंगे, और उस के मैप में आप सिर्फ 1 को रहने देंगे। ये देखो कुछ इस तरीके से मैं सारे जीरोस को यहाँ से रिमूव कर दिया, क्योंकि मुझे जीरो से कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ पे एसओपी फॉर्म को यूज करने वाला हूं, तो वंस की ग्रुपिंग होने वाली है, ठीक है। समझ में आ रही है यहाँ पे बात? अब मैंने 0 को रिमूव कर दिया, तो ग्रुपिंग देखो कैसे होने वाली है। सबसे पहले सर आपको ये दिख रहा है
आपको ये दिख रहा है यहाँ पे कि एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स जितने भी होंगे वो सबके सब प्राइम इम्प्लीकेंट्स बनेंगे, ये तो कंफर्म है ना। जितने भी एसेंशियल होंगे वो तो प्राइम इम्प्लीकेंट्स बनना है, लेकिन ऐसा अपोजिट पॉसिबल नहीं है कि हर एक प्राइम इम्प्लीकेंट एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट बनता हो। ओके, तो अगर मैं देख रहा हूं कि सर ये 1 1 1, ठीक, अगर मैं सभी वंस की यहाँ पे बात करता हूं तो ईपीआई को देखने के लिए मेरे को यहाँ पे स्टार मार्क लगाना पड़ता है। स्टार मार्क लगाने का एक शॉर्टकट तरीका है कि जिस मिन टर्म के पास, मतलब एसओपी फॉर्म मतलब मिन टर्म हो गया, कि जिस मिन टर्म के पास आपको कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है ग्रुपिंग करने के लिए, तो आप उसे स्टार मार्क लगा दो, और जितने स्टार मार्क लगेंगे उतने अपने ईपीआई हो जाएंगे, मतलब एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स। ठीक, सो देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं ये 1 को देख रहा हूं तो ये 1 का ग्रुपिंग अपन किसी के साथ कर सकते हैं क्या? सर 5 के साथ कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत है क्या अपने को 5 के साथ करने में? बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद तो मैं बोलूंगा कि सर 1 का कोई भी अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। सर आप बोल रहे हैं यहाँ पे सर 12 के साथ क्या किया जाए? 12 के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब ये स्टार मार्क हो गया। ठीक है, मतलब कि आपको ये पेयरिंग करनी पड़ेगी। ओके, उसके बाद 12 का 13 के साथ पेयरिंग आपको करना पड़ेगा। 6 के साथ भी कोई भी अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है, मतलब आपको 1 को 6 को 7 के साथ पेयर करना पड़ेगा। उसके बाद 11 के पास भी कोई भी ऑप्शन नहीं है, मतलब 11 को 15 के साथ आपको पेयर करना पड़ेगा। तो आप देख रहे होंगे कि एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स फॉर्म करते टाइम 4 यहां पे आपको स्टार्स मिल रहे हैं, 4 जगह पे 4 मिनटम्स में, तो ये अपने पास क्या बनेंगे सर? एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स। ये इसकी आपको ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। और आपने एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स में एक और स्टेटमेंट लिखा था कि अपने को सारे मिन टर्म्स तो कवर करने ही है, कोई भी छूटना नहीं चाहिए, और ऐसे कितने कंपलसरी ग्रुप बनाने पड़ेंगे? तो आप बोलोगे सर आंसर होगा 4 होगा। अब वो कौन कौन निकल के आ रहा है? देखो इसको लिखने का तरीका, अगर मुझे इसको लिखना है, अगर इसको फॉर्म में वो सिंप्लीफाई करना है तो मैं लिखूंगा आर बार पी बार क्यू, ठीक है, प्लस इसके लिए मैं क्या लिखूंगा? आर बार एस पी, प्लस इस पेयर के लिए सर आर एस पी बार, और प्लस नेक्स्ट यहां पे आर पी क्यू। तो ये अपने पास हो गया एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स। ठीक, अब बारी आती है सर प्राइम इम्प्लीकेंट्स क्या क्या होंगे। ओके, तो प्राइम इम्प्लीकेंट्स अगर आप बात कर रहे हो तो सर जितने ग्रुप्स पॉसिबल है बेस्ट पॉसिबल ग्रुप होने चाहिए, और उसमें आपको सिंप्लीफाइड आंसर मिलना चाहिए। तो आप देखोगे सर कि यहाँ पे एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स के बाद आपको ये पता चल गया कि सर हाँ कि 4 प्राइम इम्प्लीकेंट्स तो होने हैं जो आपने यहाँ पे पेयर बनाया हुआ है। ठीक है, लेकिन आपको एक और क्वाड बनना यहाँ पे दिख रहा होगा, और वो ये कुछ है, ये क्वाड भी तो बन सकता है अपने पास, और ये बिगर ग्रुप भी है, बेस्ट पॉसिबल ग्रुप भी है ये। इसका मतलब एक और ग्रुप यहाँ पे पॉसिबल हो रहा है, दैट इज 4+1, और ये हो जाएगा टोटल 5 प्राइम इम्प्लीकेंट्स। समझ में आ गई बात? इसका मतलब अगर मुझे लिखना है तो ये होगा आर बार पी बार क्यू प्लस आर बार एस पी प्लस आर एस पी बार प्लस आर पी क्यू प्लस, और इस क्वाड के लिए आपको लिखना है तो आप क्वाड के लिए क्या लिखोगे? एस क्यू, ये। सो एपीआई हो गया अपने पास 4 और ये पीआई हो गया 5। ठीक, यहां तक आपको समझ में आ गई है? अब आप लोग पहले तो रिप्लाई करो, समझ में आया सब कुछ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, अभी क्वेश्चन एंड नहीं हुआ है। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? रिप्लाई फास्ट, कोई भी डाउट? ठीक है, चलो समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अभी आप देखो यहां पे ध्यान से एक चीज, क्या सर कि 5 प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं और 4 एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं। अब एक नया वर्ड आता है और उसका नाम है रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट। रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट मतलब आरपीआई। ठीक है, ये। अब सर ये जो वर्ड आप जानते हो, सर एसेंशियल का मतलब क्या होता है? जो कंपलसरी होता है, जो जरूरी होता है, कल मैंने आपको सिखाया। और एक और वर्ड आप नया चीज देख रहे होंगे सर, रिडंडेंट। सर रिडंडेंट का मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, जिसका कोई नीड नहीं है, जो इररेलेवेंट है इस एक्सप्रेशन को देने में। तो अगर मैं ये दोनों को कंपेयर करता हूं तो आप एक बात ध्यान देखो,
सर आपने जब ये रेड कलर में सबके पेयरिंग कर ली थी तो कोई वन बचा था क्या ग्रुपिंग करने के लिए? सर नहीं। उसके बाद फिर भी आपने एक क्वाड बनाया। क्या मेरी बात आप समझ रहे हैं? फिर भी आपने क्वाड बनाया क्योंकि वहां वो बिगेस्ट पॉसिबल ग्रुप है और वो पीआई के अंडर आ गया। लेकिन इस क्वाड बनाने की आपको जरूरत है क्या? क्या आपको यहाँ पे क्वाड बनाने की जरूरत है क्या? यस और नो बताओ, जल्दी बताओ। क्या आपको ये क्वाड बनाने की जरूरत है? यहाँ पे क्वाड का कोई नीड है? रिप्लाई रिप्लाई फास्ट। एग्जैक्टली नो, क्योंकि सर आपका ऑलरेडी पेयर के फॉर्म में हो चुका है। सर लेकिन आपने तो बोला था कि हमको हमेशा बड़े ग्रुप्स को बनाने चाहिए। आपने तो पेयरिंग बनाई है, छोटे ग्रुप बनाए यहाँ पे। लेकिन ये एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन है जहां पे आपको दिख रहा है कि पेयर बनाने से ही सब कुछ काम चल रहा है। अगर आप लेट सपोज आपने पहले ही बार में क्वाड बना दिया, ठीक है, तो क्वाड बनाने के बाद क्या होगा कि इसका आपको पेयरिंग इसके साथ करना पड़ेगा, इसकी पेयरिंग इसके साथ करनी होगी, इसकी पेयरिंग इसके साथ करनी होगी और इसकी पेयरिंग भी इसके साथ करनी होगी। ये आपको समझ में आई बात? मतलब टोटल आपको 5 ग्रुप बनाने पड़ेंगे। तो आप खुद देख लो, मैंने दोनों लिखा हुआ है सर, ये और ये। इसमें आपको मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन कहां पे मिल रहा है? सर 4 पेयरिंग पे ही काम हो जा रहा है। 5वें क्वाड ग्रुप में आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो जो जरूरी नहीं है, जो इररेलेवेंट है एक्सप्रेशन को आंसर देने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट्स। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट्स मतलब कि सर आरपीआई ये कितना हुआ अपने पास? सर टोटल 1, और यही वो क्वाड ग्रुप है। और इसको एक्सप्रेशन में क्या लिखूंगा? सर ये हो गया एस और क्यू। समझ में आई क्या बात आपको? रिप्लाई करो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, एक्सेप्शनल क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन होना चाहिए क्योंकि मैक्सिमम लोग इसमें मिस्टेक ये करते हैं, सर क्वाड भी तो बनना चाहिए ना, बड़े ग्रुप्स पहले बनने चाहिए फिर छोटे ग्रुप्स में आते हैं। लेकिन ये उसमें से एक अलग ही क्वेश्चन था, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन था। तो ये क्लास में होना चाहिए जैसे मैंने आपको कराया हुआ है। ठीक है, ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया मैंने बोर्ड पे।
ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करिए वाला। देखो आपको सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन में पीआई देखना है, अपन सब देखेंगे, ईपीआई, आरपीआई, पीआई, आई, कौन कौन सब देखने वाले। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल्स की बात हो रही है, के मैप डिजाइन कर लेते हैं। तो 3 वेरिएबल्स का जो के मैप होगा वो 8 सेल्स का होने वाला है। मतलब एक्स वाई जेड, ये देखो 8 सेल्स का के मैप में ड्रॉ कर रहा हूं। ये हो गया एक्स वाई और जेड, एक्स बार एक्स, ये सीक्वेंस को ध्यान दो यहाँ पे, एक्स वाई, एक्स वाई जेड, और ये वाई बार जेड बार, वाई बार जेड, वाई जेड और वाई जेड बार, 0 1 3 2 और 4 5 7 6। सो इतना बेसिक तो आपको पता ही होना चाहिए, सेल्स के नंबर्स आपको पता होने चाहिए, और 2-3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे सेल्स के नंबर आपको याद हो जाएंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब लिखा हुआ है 2 3 4 5, इसमें मेन टर्म्स आपको गिवन है और उसी के लिए आपको पीआई फाइंड करना है। तो मेन टर्म्स को मैं देखो फिल कर रहा हूं यहाँ पे। तो ये हो गया 1, ये 2 पे है, 3 पे है, और ये 4 पे और ये 5 पे है, इस तरीके से। ठीक, अब यहाँ पे देखो ऑप्शन ए आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सर अपन पहले ईपीआई देखते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी टाइप का हो, हमेशा आप सबसे पहले ईपीआई ही निकालो। चाहे उसमें आपको ईपीआई पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, वो बात अलग है। आप सबसे पहले ईपीआई निकालो, आप कभी आपका सॉल्यूशन गलत नहीं होगा, डेफिनेटली कभी गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो जो सेकंड नंबर पे, जो सेकंड नंबर मेन टर्म वहां पे प्रेजेंट है, इसके पेयर बनाने के लिए इसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, और वो है 3 के साथ इसको पेयर बनाना पड़ेगा। मतलब ये बन जाएगा अपने पास क्या सर, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स। ठीक है, उसके बाद आप ये 4 को देखो। एक और चीज, ये 3 के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, 3 को 2 के साथ ही बनाना पड़ेगा और 2 को 3 के साथ बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद वैसे ही 4 के पास ऑप्शन कुछ नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ उसको 5 के साथ ही पेयर बनाना पड़ेगा। तो आपने स्टार मार्क जो है लगा दिया, तो यहाँ पे 4 और 5 का पेयर तो बनना ही था, और वैसे ही 5 के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, उसको 4 के साथ बनाना ही पड़ेगा। मतलब यहाँ पे ये दोनों जो आप पेयर बना रहे हैं वो दोनों बहुत जरूरी है। दैट मींस एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स मेरे पास कितने आएंगे सर, 2 आएंगे। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ सर, कोई और ग्रुपिंग पॉसिबल है क्या? कोई और ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब सर पी आई भी 2 ही होगा। सर इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं क्या कि सर आरपीआई कितना होगा? आरपीआई 0, खत्म, कोई रिडंडेंट ही नहीं है, सब जरूरी है यहाँ पे, और सब बेस्ट पॉसिबल आंसर आपको देने वाले हैं। तो एक्सप्रेशन भी देख लेते हैं, सर एक्सप्रेशन क्या होगा इसका। ये देखो सबसे पहले मैं इसका लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा मेरे पास एक्स वाई बार प्लस एक्स बार वाई। ठीक, और यही एक्सप्रेशन बनेगा पीआई के लिए भी, दैट मींस द आंसर विल बी ऑप्शन ए। बस ये क्वेश्चन था। वैभव ने पूछा हुआ है कि सर 5 और 3rd पे भी तो स्टार आएगा क्योंकि वो भी डिपेंडेंट है। यस बिल्कुल राइट, आप सही कह रहे हो, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना कि ईपीआई जो होता है वो जितने स्टार मार्क लग रहे हैं किसी भी मेन टर्म्स मैक्स टर्म्स में, वो नहीं होता है। एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स या प्राइम इम्प्लीकेंट्स वो होते हैं जिसमें नंबर ऑफ ग्रुपिंग्स देखनी होती है, ग्रुपिंग्स, ना कि नंबर ऑफ मेन टर्म्स। मैं बिल्कुल समझ रहा हूं कि यहाँ पे 3 2 पे दोनों पे स्टार मार्क होगा, 4 और 5 पे भी स्टार मार्क होगा, लेकिन एक अकेला मेन टर्म ग्रुप बनाया क्या? नहीं, लेकिन हमको क्या देखनी है सर, ग्रुपिंग देखनी है।
जितने भी हम लोगों ने इम्प्लीकेंट्स, प्राइम इम्प्लीकेंट्स, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स के डेफिनेशन लिखा, तो उसमें हम लोग ग्रुपिंग की बात कर रहे थे, किसी भी एक पर्टिकुलर मिन टर्म की बात नहीं कर रहे थे। समझ में आ गई बात? ठीक है, यस और नो, समझ में आया आपको? चलो ये तो आप नोट कर लिए होंगे। देखो बोर्ड पे लिखा है मैंने क्वेश्चन सब, यहाँ पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं चूज कर रहा हूँ, यहाँ पे आप ये कॉन्सेप्ट आपका मस्त हो जाएगा डेफिनेटली। चलो बताओ इसमें कितने आएंगे ईपीआई और पीआई, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। अरुण कुमार ईपीआई 2 आ रहा है, ठीक है। जब भी क्वेश्चन आए पीआई का, ईपीआई आरपीआई, हमेशा आप ईपीआई निकालो, हमेशा हमेशा आप ईपीआई निकालने को ट्राई करो, उसके बाद आपका डेफिनेटली बोल रहा हूं कभी आंसर मिस्टेक नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है कि अपन ईपीआई देख नहीं पाते, आरपीआई देख नहीं पाते, पीआई देख नहीं पाते, हमेशा ईपीआई ही निकालो आप पहले। सो प्रगति 2 और 3 आ रहा है, ठीक है। देखते हैं, चेक करते हैं आंसर क्या है इसका। सबसे पहले मुझे यहाँ पे ईपीआई देखना चाहिए, ठीक है। तो ईपीआई का अपना मतलब आपको पता है क्या होता है, ईपीआई ये मैंने लिखा, ठीक। इस 1 के पास कोई ऑप्शन है क्या? सर मैं काम करता हूं, यहाँ पे नंबरिंग करता हूं, 0 1 3 2 4 5 7 6 8 9 11 10 12 13 15 14। इस 0 पे जो पेन नाम लगा हुआ है, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, दैट मीन्स मैं यहाँ पे स्टार मार्क लगाऊंगा और इसकी मुझे यहाँ पे ग्रुपिंग करनी पड़ेगी सर ये 1 के साथ। जो ग्रुपिंग आपको कंपलसरी है वो ग्रुपिंग आप शो कर दो वहां पे, देखो मैंने शो कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखना सर, ये 11 को आप देखोगे, सर 11 के पास कितने ऑप्शन है? सर 11 की ग्रुपिंग करने के लिए 15 एक ही ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पे स्टार मार्क लगा दिया और मैंने ग्रुपिंग कर दिया, ये ग्रुपिंग बन चुकी है अपने पास, ठीक। अब बारी आती है कि सर यहाँ पे बहुत लोगों ने आंसर दिया है, चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि 5 और 7, सर 5 और 5 के पास है 1 और 5 के पास 7 भी है, मतलब 5 के पास अल्टरनेट ऑप्शन है, इसका मतलब ये एसेंशियल तो नहीं बनेगा, ठीक है। और दूसरी चीज 7 के पास 5 ऑप्शन है और 7 के पास 15 में ऑप्शन है, तो ये भी इसके अल्टरनेट ऑप्शंस हैं 7 के लिए, दैट मींस ये ग्रुपिंग अगर मैं नहीं भी करूंगा तो चलेगा। समझ में आ रही बात? ठीक, तो ध्यान से देखना आप लोग। तो मैं एक काम करता हूं, 5 और 7 की ग्रुपिंग कर देता हूं, 5 और 7। तो ये आपको पता चलिए कि सर इसमें एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स कितने होंगे? सर 2 एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स होंगे। ओके, समझ में आ गई बात? अब आप मुझे एक बात बताओ, देखो मैं यहाँ पे फिर से के मैप बना रहा हूं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिपिकल है, इसको आप देखना। जो आप लोग आंसर दे रहे हो उससे कुछ और आंसर है इसका, ठीक। तो ये हो गया 1 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 1, इस तरीके से हो रहा है, ठीक। अब ध्यान सुनना आप लोग इस क्वेश्चन को, ओके। आपको एक चीज पता है सर कि 0 पे जो मेन टर्म है और 11 पे जो मेन टर्म है उसकी ग्रुपिंग तो करनी ही पड़ेगी उसके रिस्पेक्टिव मेन टर्म्स के साथ, क्योंकि उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब आप क्या करो कि आप पहले ही यहाँ पे स्टार मार्क लगा दो, ग्रुपिंग कर दो, पहले आप ग्रुपिंग कर दो, ठीक है। और यहाँ पे भी स्टार मार्क आएगा, ये ग्रुपिंग मैंने कर दिया, ठीक। इसको भी आप ग्रुपिंग कर दो यहाँ पे स्टार मार्क लगा के।
खत्म काम, ईपीआई अपने पास ट्रू हो गया है। ओके, अब बारी आती है सर की जो पीआई है वो क्या है, तो देखते हैं हम लोग पीआई। ईपीआई तो सेट, ठीक है, सेट हो गया, ट्रू होगा। ओके, अब बारी आती है सर पीआई की, जहां पे सबसे ज्यादा मिस्टेक होता है। ओके, कई लोग यहाँ पे आंसर बोल रहे हैं सर 3 आएगा, लेकिन एक्चुअल में आंसर 3 नहीं है, कुछ और है। अभी ध्यान से देखना, आप लोगों को बताने वाला हूं। जब मैं ये दोनों की ग्रुपिंग कर चुका हूं, तो मैंने एक तरफ क्या बोला कि मैं 5 और 7 की ग्रुपिंग कर रहा हूं। समझ में आ रही बात, ठीक है ना? 5 और 7 की मैंने ग्रुपिंग कर दी है। सर मैं ऐसे भी तो ग्रुपिंग कर सकता था ना, सर मैंने ये ग्रुपिंग भी कर सकता हूं और ये ग्रुपिंग भी कर सकता हूं। सर इसमें कोई दिक्कत है क्या? यार बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। और क्या पॉसिबिलिटी है अपने पास कि सर मैं इन दोनों की ग्रुपिंग कर सकता हूं, ठीक, और ऐसे भी तो ग्रुपिंग कर सकता हूं। इसमें कोई दिक्कत है क्या? मतलब सर आपके पास पीआई होता क्या है? सर पीआई होता है बेस्ट पॉसिबल आंसर, ये होता है ना बेस्ट पॉसिबल ग्रुप। और बेस्ट पॉसिबल ग्रुप में एक ब्रैकेट में आपने लिखा था इट शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ बिगर ग्रुप। अगर मैं ये ब्लैक कलर का ग्रुपिंग करता हूं तो इसमें कोई दिक्कत है क्या? क्या ये बिगर ग्रुप का पार्ट है? बोलेंगे सर नहीं, तो ये भी तो पॉसिबल है ना। सर ये भी तो ग्रुपिंग कर सकते हैं यहाँ पे। इसका मतलब सर कि यहाँ पे कितने ग्रुपिंग पॉसिबल हो रही है, देखना यहाँ पे। सर 5 और 7 का पहले मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ईपीआई को दो कैसे हो रहे हैं, फंक्शन ऑफ समेशन ऑफ m 0 और 1 एसेंशियल, और फंक्शन ऑफ समेशन ऑफ m 11 और 15। ठीक, अब अगर मैं पीआई की बात करता हूं तो सबसे पहला ऑप्शन होगा कि जो अपने पास पीआई होगा वो सबके सब एसेंशियल तो होने ही है ना, तो यहाँ पे 0 और 1 तो आएगा। फिर दूसरा क्या आएगा, फंक्शन ऑफ समेशन ऑफ 11 एंड 15। सर ये भी तो ग्रुप पॉसिबल है ना, कौन सा? आपने जो फर्स्ट यहाँ पे बनाया हुआ है 5 और 7 का, ये देखो 5 और 7। सर अगर 5 और 7 आपने नहीं बनाया तो सर आप ये भी तो बना सकते हो ना, कौन सा? ये देखो सर 1 और 5, ये भी तो आप बना सकते हो, ये भी तो बेस्ट पॉसिबल आपको आंसर दे सकते हैं। तो फंक्शन ऑफ 1 एंड 5। सर एक और भी तो बन सकता है, कौन सा? सर ये देखो 7 और 15, मतलब फंक्शन ऑफ 7 एंड 15। बस ये पूरा यहाँ पे कंप्लीट आपको कितना देने वाले सर, टोटल पीआई कितना होगा? सर टोटल पीआई होगा यहाँ पे 5। ठीक, अब आप मुझे एक बात बताओ, जब मैं यहाँ पे आरपीआई में आऊंगा, ध्यान से मेरी बात सुनना आप लोग, ठीक है? यहां तक समझ गए होंगे पीआई के बारे में। तो डिफरेंट ग्रुप्स यहाँ पे पॉसिबल हो रहे हैं जो कि बेस्ट वे पे आपको आंसर देंगे। लेकिन ध्यान से देखना आप लोग, क्या बोल रहा हूं, अगर आपने जो 3 के मैप मैंने बनाया हुआ है 5 और 7 की जब आप ग्रुपिंग कर चुके होगे, है ना, कर चुके होगे, तो उस केस में 1 और 5 जो होगा वो क्या बनेगा? क्या मुझे इस ग्रुपिंग की जरूरत है? सर नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ना, ऑलरेडी सारे मिन टर्म्स कवर हो चुके हैं, आपको ग्रुपिंग करने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स 1 और 5 जो होगा वो रिडंडेंट बनेगा। समझ में आ रही बात? और अगर आपने लेट सपोज 5 और 7 की ग्रुपिंग कर दी है तो मुझे इसकी ग्रुपिंग करने का कोई नीड है क्या? इसका सर 7 और 15 का कोई जरूरत है? बोलेंगे सर नहीं, ऑलरेडी सारे मिन टर्म्स कवर हो चुके हैं, कोई नेसेसरी नहीं है। इसका मतलब ये सबके सब रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट्स में आएंगे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट? सर 2, दिस वन एंड दिस वन। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि सर रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट्स वो होंगे जो होंगे पी आई माइनस ई पी आई। हर एक क्वेश्चन में ऐसा ही कुछ हो रहा है, आप देख सकते हो, इसको आपको याद रखना चाहिए। ये चलो बताओ, समझ में आया क्या आपको? सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पीआई था, सबसे इंपॉर्टेंट। सो तीनों के मैप आप ड्रॉ करना, उसके बाद आप चेक करना, क्योंकि तीनों के मैप की जरूरत है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। आप अपने कॉपी में भी 3 के मैप ही बनाएंगे। समझ में आ गया? आगे बढ़े, ये सुनो।
आरपीआई 3 होना चाहिए, आरपीआई 3। अच्छा, ये फॉर्मूले के देख के बोल रहे हैं क्या आप लोग? देखो देखो, अभी मैंने बोला ना, इस फॉर्मूले को लिखने के पहले एक्सेप्शनल को केस होने वाला है ये, क्योंकि आप अगर 5 और 7 का यहीं पे डाउट होता है, एक्सेप्शनल केस, ये फॉर्मूला आपका यूज हो रहा था अभी तक, पिछले 2 क्वेश्चन में आपने यूज किया, ये फॉर्मूला आपको करेक्ट आंसर दे रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। कई लोग सोच रहे होंगे सर 5 - 2 होना चाहिए मतलब आरपीआई 3। ध्यान से आप खुद देख लो कि अगर आपने 5 और 7 का, अगर आपने, देखो फिर से लिख रहा हूं, आपने यहाँ पे बनाया 0 और 1 की ग्रुपिंग, जो कि बहुत जरूरी है, आपने बनाया 11 और 15, वो भी कंपलसरी है, और उसके बाद आपने बना दिया आंसर देने के लिए 5 और 7, ये आपने बना दिया, ठीक है। उसके बनाने के बाद आपको ये ग्रुपिंग करने की जरूरत पड़ेगी क्या, 1 और 5 का, उसके बाद एसेंशियल प्राइम इंटीग्रेंट 7 और 15 का, क्या ये जरूरत पड़ेगा अपने को? बिल्कुल भी नीड नहीं है, ये एक इररेलेवेंट ग्रुप बनेगा जो आंसर आपको नहीं देगा बेस्ट पॉसिबल वे पे, इसका मतलब आरपीआई हो जाएगा 2। अभी तक ये फॉर्मूला यूज हो रहा था, लेकिन अभी एक्सेप्शनल क्वेश्चन हो गया, दैट्स वाई इस जगह पे फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे मैंने अभी दो तीन क्वेश्चन पहले एक और क्वेश्चन लिया था ना, उसमें एक्सेप्शन क्वेश्चन था कि बड़े ग्रुप पहले बनाने होते हैं, लेकिन अपन छोटे ग्रुप्स में अपना काम चल रहा था, तो ये उस क्वेश्चन उसी तरीके से ही है। अब बताओ समझ में आया? कोई भी डाउट स्किप मत करना, बिल्कुल भी पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे आधे घंटे इसको डिस्कस कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, आराम से आप समझो, पूछ लो। ठीक है, क्लियर है? आप आराम से एनालिसिस भी कर लो वहां पे, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप क्लास होने के बाद अपने घर पे बैठ के एनालिसिस करना, नहीं, 2 मिनट, आप 2-3 मिनट आपके पास, आराम से सोचो वहां पे, सर 5 और 7 को बनाने के बाद वहां पे 1 और 5 को और 7 और 15 को बनाने का नीड है क्या? अगर आपने चलो बना भी दिया तो वो आपको बेस्ट पॉसिबल आंसर देगा, सर बोलेंगे नहीं, ठीक। तो बेस्ट पॉसिबल जब आंसर नहीं दे रहा है तो वो इस पर्टिकुलर के मैप और क्वेश्चन के लिए इररेलेवेंट हो गया, और उसी का अपन सिनोनिम बोलते हैं रिडंडेंट, दैट इज रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट्स, ठीक। तो लगभग मैंने जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे क्लास में करा दिए, और भी क्वेश्चन आए हुए आपके गेट के प्रीवियस क्वेश्चन, आप उसको सॉल्व करना, आपको बढ़िया लगेगा फिर ये टॉपिक। चलो ये क्वेश्चन का आंसर देना मेरा, आप लोग देना इसको, कंसिडर द फॉलोइंग सर्किट, consider the following circuit, which of the following is valid?
ये देख लो, इस टाइप के क्वेश्चन भी गेट में दिखते हैं, आप इसको नोट करेंगे। 4 ऑप्शन भी मैंने लिखा हुआ है, इसी ऑप्शन को देख के आपको आंसर देना है, विदाउट ऑप्शन ये क्वेश्चन नहीं बन सकता। चलो बताओ, बढ़िया सा आंसर दे दो, क्या आ रहा है? क्या आंसर आ रहा है बताओ? ऑप्शन डी। बाकी लोग? सो कंसिडर द फॉलोइंग सर्किट, ये सर्किट गिवन है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड। कौन सा यहाँ पे वैलिड स्टेटमेंट है? कौन सा स्टेटमेंट दिख रहा है सर? ऑप्शन ए, एफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। सर ये एफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब क्या है? कि जो एफ का एक्सप्रेशन आएगा, अब सर ऑब्वियसली है कि एफ एक आउटपुट है इस पूरे लॉजिक सर्किट का, और इस लॉजिक सर्किट के 3 इनपुट्स हैं, एक्स, वाई और जेड। ठीक है, तो 3 इनपुट्स है, तो आउटपुट जो होगा वो इनपुट के फॉर्म में ही आएगा, है ना। अब कभी ये सब भी होता है कि वो हो सकता है आउटपुट एक्स के फॉर्म में ना आए, ना तो y के फॉर्म में आए, ना तो z के फॉर्म में आए। तो उसी के लिए ऑप्शन गिवन है कि f इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, f इज इंडिपेंडेंट ऑफ y, f इज इंडिपेंडेंट ऑफ z, और नन ऑफ x y z इज रिडंडेंट। मतलब x y z सभी पे ये डिपेंडेंट है। अभी अगर बोलेंगे सर फोर्थ स्टेटमेंट आपको क्या बोलना चाह रहा है कि सर f जो है वो x y z का पूरा तीनों वेरिएबल का फंक्शन है, मतलब कोई भी यहाँ पे रिडंडेंट नहीं है। समझ में आ गई बात? ठीक, 2 लोगों ने आंसर दिया ऑप्शन डी, बहुत बढ़िया। देखो, तो यहाँ पे ये हो गया x, ये मेरे पास y बार, और यहाँ पे y और ये z। नैंड ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पे किसके बीच? सर x और y बार के बीच में। ठीक है, तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? ये हो जाएगा x बार प्लस y बार बार। डिमॉर्गन्स थ्योरम आपने अप्लाई किया तो आपको मिला x बार प्लस y। ठीक है, y और z का नैंड ऑपरेशन yz बार। ठीक, अब ये दोनों अप्लाई होने वाला है yz यहाँ पे। ठीक, सॉल्व किया जाए तो f आपको क्या मिल रहा है? सर f मिल रहा है आपको x बार प्लस y, ठीक, इंटू yz होल बार, और ये बार इस तरीके से होने वाला है। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, बस और कुछ भी नहीं। देखो 4-5 लोगों ने आंसर दे दिया। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x बार प्लस y, ठीक, होल बार प्लस yz होल बार। ये तो यहां पे मिल गया x बार डॉट y बार। डिमॉर्गन्स थ्योरम मैंने यहां पे भी अप्लाई कर दिया, प्लस yz। इसको सॉल्व करते हैं x y बार प्लस yz।
यहां तक पहुंच गए। अब आप लोग खुद देख लो यार कि यहाँ पे कोई भी एक ऐसा बुलियन लॉ दिख रहा है जो ये इसको सिंप्लीफाई कर सके? सर बिल्कुल भी नहीं, कहीं से भी आप कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते। मतलब आपको दिख रहा है कि ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई और जेड है, तीनों के फॉर्म में अपने पास आउटपुट आने वाला है। दैट मीन्स कि एक्स और वाई और जेड कहीं पे ये इंडिपेंडेंट ही नहीं है। दैट मीन्स ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ऑप्शन आपको एक्स वाई और जेड तीनों के फॉर्म में आने वाला है इसका एक्सप्रेशन। बस। ये लॉजिक सर्किट आपको गिवन है, ये गेट 2018 का क्वेश्चन है, लास्ट 2 ईयर पहले आया था ये। और एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री इनपुट्स हो गए और फाइनल आउटपुट आपको दिख रहा है वाई। ठीक। और ये यहाँ पे कनेक्टेड है, ये वायर कनेक्शन हुआ है यहाँ, ये डॉटेड फॉर्म में मैंने आपको बनाया हुआ है यहाँ पे। और क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ distinct values of x3, x2, x1, x0 out of the 16 possible values that give y equal to 1 is, fill in the blank. So ये क्वेश्चन था।
ठीक, क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। सो ये 2018 में आया था, ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। और अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से आप करोगे ना, मतलब आराम से इसको आप 1 मिनट या 1.5 मिनट सॉल्व कर सकते हो। कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं क्वेश्चन में। जो लॉजिक सर्किट आपको कह रहा है वो आप करो। 4 इनपुट्स हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है कि सर द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ x3, x2, x1, x0। तो ये क्या है सर, ये इनपुट्स हैं। आउट ऑफ, सर अगर 4 इनपुट होते हैं तो आप खुद ही बताओ सर कितने पॉसिबिलिटी होगी कॉम्बिनेशंस की। सर 16 पॉसिबिलिटी होगी। और वही आपको यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ था क्वेश्चन, 16 पॉसिबल वैल्यूज, जिसके लिए आपको आउटपुट जो है वो 1 मिलेगा। क्या मिलेगा आउटपुट सर? 1 मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि सर मेरे पास ये इनपुट है और ये आउटपुट, ठीक, तो आउटपुट हो गया y और ये इनपुट x3, x2। अब ध्यान से देखो सर, यहां पे आपको क्या गिवन है? सर यहाँ पे x3 पहले गिवन है, x2, x1, x0। तो यहाँ पे ये शो कर दिया है कि जिस तरीके से गिवन है x3, x2, x1, x0, तो हमेशा आपको ये पहचानना आना चाहिए कौन सा MSB है, कौन सा LSB है। तो ये आपको दिख रहा है सर, ये अपने पास हो गया MSB और ये अपने पास हो गया LSB। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं x3, x2, x1 और x0, ठीक। अब ये आप पूरे 16 पॉसिबिलिटी यहाँ पे तैयार करने वाले हो। ये आप देख सकते हो, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हो जाएगा 0 0 फिर 0, ये पूरा पॉसिबिलिटी आप यहाँ पे तैयार करोगे, ठीक है। उसको अपन बाद में तैयार करते हैं। अभी लॉजिक सर्किट को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो लॉजिक सर्किट आपको बोल रहा है कि यहाँ पे x0 है और ये x0 का यहाँ पे जब ऑपरेशन आप परफॉर्म करोगे तो x0 बार होगा। इन्वर्टर है ये अपने पास, ये हो गया x0 यहाँ पे अप्लाई, और इसका आउटपुट होगा x1, x2, XOR ऑपरेशन, ठीक है। और ये यहाँ पे अप्लाई होने वाला है x1, x2 का XOR ऑपरेशन। और ये नेट एंड गेट लगा हुआ है, इसका मतलब सर x1, x2 का XOR ऑपरेशन डॉट x0। ध्यान से मेरी बात को सुनना आप लोग। अभी यहाँ पे ये जो आउटपुट निकल के आ रहा है वो यहाँ पे, ये इसको हम लोग बोलते हैं वायर्ड कनेक्टेड, या इसको आप लिख सकते हो वायर कनेक्शन। और वायर कनेक्शन आपको ऑलवेज एंड ऑपरेशन परफॉर्म करता है। कौन सा ऑपरेशन? एंड ऑपरेशन। समझ में आ रही बात? मतलब जितने भी वायर्स वहां पे कनेक्टेड होंगे, जब आप लोग जैसे कंट्रोल सिस्टम पढ़ते हैं, तो अगर वो कास्केट में कनेक्टेड होता है तो आप उसको क्या करते हो? मल्टीप्लाई करते हो ना। जितने भी गेन होते हैं वहां पे, आप ब्लॉक डायग्राम पढ़े होंगे, तो आप G1, G2, G3 अगर कास्केट में लगा हुआ है तो G1 इंटू G2 इंटू G3 यही करते हो ना। तो सेम एज इट इज यहाँ पे है कि जब भी वायर कनेक्शन की बात होगी तो वहां पे जितने भी आउटपुट्स आएंगे, जितने भी इनपुट्स आएंगे, सबका वहां पे मल्टीप्लीकेशन होगा, मतलब एंड ऑपरेशन होगा डिजिटल की भाषा में, ठीक। तो यहाँ पे एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो ध्यान देखना आप लोग, जब यहाँ पे इसका x0 ये आएगा, x0 बार यही आएगा ना इस वाले पार्ट में, इसका आउटपुट क्या है? x1, x2 का XOR ऑपरेशन और x0 ये मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगाया और यहाँ पे आउटपुट आ रहा है वो है x0 बार। अब आप मेरी बात ध्यान सुनो, यहाँ पे सर ये दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको तो पता है सर कि A और A बार का आउटपुट क्या होता है सर? ऑलवेज 0 होता है। तो आप देखोगे सर x0 और x0 बार क्या लगा है, इसका मतलब ये कितना मिलेगा आपको सर? 0 स्टेट मिलेगा। समझ में आ गई पूरी बात? अब यहाँ पे आ गए सर, x3 है, ये हो गया x3 बार, यहां से जाएगा x3, ये इधर को जाएगा x3। सर बड़ा सिंपल है ना, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि सर यहाँ का आउटपुट क्या होगा, तो x1 और x2 बार का XOR ऑपरेशन वायर्ड कनेक्शन है, मतलब x3 बार यहाँ पे आ गया। समझ में आ गई बात? ये सब आपको दिख रहा होगा बराबर। तो यहाँ पे भी कितना आएगा सर? x3 बार आएगा, और उसके साथ यहाँ पे भी x3 बार एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे सर। लेकिन कंप्लीटली उसका आंसर क्या होने वाला है? स्टेट सर 0 ही होने वाला है। इसका मतलब कि फाइनल आउटपुट आपके पास और गेट में लगा हुआ है, और गेट की अगर बात करते तो इसके इनपुट में आ रहा है एक तरफ 0 और दूसरी तरफ आ रहा है x3। इसका मतलब कि सर y इज इक्वल टू होगा 0 प्लस x3। दैट मींस y की वैल्यू x3 के इक्वल होने वाली है। सिंपली वी कैन से कि y की वैल्यू x3 के इक्वल होने वाली है। अब आपको क्या चाहिए? आउटपुट सर y इक्वल टू 1।
ऐसे कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है आउट ऑफ 16 जो आपको y की वैल्यू 1 देने वाले? सर y की वैल्यू x3 पे डिपेंडेंट है ओनली, मतलब x2 x1 x0 ये सब के सब रिडंडेंट हो गए यहाँ पे, मैं ऐसा कह सकता हूं। तो आप खुद देख लो कि सर y की वैल्यू 1 होने के लिए x3 1 होना चाहिए, और x3 ऐसे कितनी जगह पे आउट ऑफ 16 1 होगा? सर टोटल कितनी जगह पे होने वाला है? जल्दी से रिप्लाई करो, आप जल्दी से रिप्लाई करो कि ऐसे कितनी जगह पे x3 1 होगा आउट ऑफ 16 कॉम्बिनेशन। एग्जैक्टली यहां पे ऐसी 8 जगह होगी जहां पे x3 1 होगा। सर ये देखो यहाँ पे 8 टाइम्स 0 और 8 टाइम्स 1, ये ऐसा, तो ये वही 8 टाइम्स है जहां पे डायरेक्टली y की वैल्यू x3 के इक्वल हो, बस। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, कुछ भी खास नहीं था, 2018 में आया था, है ना? तो इसको आप लोग नोट कर लो जल्दी से। चलो नोट करने के बाद कमेंट करना आप लोग। अभी इसको आप लोग अगर नोट करोगे तो इसके लिए फिर से एक फिगर बनाना बढ़िया सा आप लोग। पता चला कि आप जो फिगर क्वेश्चन के लिए बनाए थे उसी क्वेश्चन में पूरा ये लिख दिए इस एक्सप्रेशन को, तो यार क्वेश्चन सॉल्यूशन कहाँ चले जाएगा, खत्म, फिर तो सब कुछ समझ में नहीं आएगा सर क्वेश्चन कौन सा था, है ना? तो इसके लिए एक अलग से फिगर बनाना और उसी फिगर में नोट डाउन करना हर एक कनेक्शन पे कि उसका फाइनल एक्सप्रेशन क्या होने वाला है, और फाइनली आउटपुट जो होगा वो x3 पे डिपेंडेंट होगा, ठीक? चलो बताओ, नोट कर लिए? ठीक है, आगे बढ़े, नोट कर लिए? चलो इस चैप्टर का हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉम्बिनेशनल सर्किट स्टार्ट करेंगे, फोर्थ चैप्टर, ठीक है? बढ़िया क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, 2016 में आया था ये क्वेश्चन, 2016 में, ठीक है? पूरी बुक लेके घूम रहा हूं आप लोग के लिए, देखो 2016। तो फॉलोइंग इज द की मैप ऑफ, क्वेश्चन पूरा फॉर्म में आप लोग लिखना, अच्छा लिखना, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। फॉलोइंग
is the K-map of Boolean function of 5 variables. 5 variables P, Q, R, S and X. ठीक. The minimum sum of product, the minimum sum of product SOP expression for the function is. ठीक. अब इसमें दो डब्बे गिवन है आपको के मैप, है ना, ये देखो दो डब्बे जैसे गिवन है, ये इस तरीके से. RSPQ ये और यहां पे भी गिवन है RSPQ. ऑप्शंस गिवन है आपको P, चार ऑप्शन भी इसमें गिवन थे. ये था x इक्वल टू 0 के लिए और ये था x इक्वल टू 1 के लिए. ठीक है. ऑप्शंस P बार, Q बार, x बार प्लस P Q बार S x प्लस Q R बार S बार x प्लस Q R S बार x. सेकेंड ऑप्शन Q बार S x बार और Q S बार x. ऑप्शन सी Q बार S x प्लस Q S बार x बार. ऑप्शन डी Q बार S प्लस Q S बार. ठीक है. ये 1 1 1 1 1 1 1 1 ये ऐसा गिवन था आपको. तो 2016 का ये था, गेट का क्वेश्चन है. क्वेश्चन लिखने के बाद आप लोग कमेंट करना. ठीक है. क्वेश्चन लिखने के बाद कमेंट करना. कोई भी अभी इसको सॉल्व नहीं करेगा. ठीक है. आप सॉल्व कर सकते हैं नोट करने के बाद, लेकिन फिर भी कमेंट करना आप लोग नोट करने के बाद. ठीक. नोट कर लिए. चलो. सो फॉलोइंग इज द के मैप ऑफ बूलियन फंक्शन ऑफ 5 वेरिएबल्स. सर 5 वेरिएबल की बात हो रही है, मतलब सर कि हम लोग जो के मैप पढ़े थे अभी तक, सर कितना के मैप पढ़ लिए? सर 3 टाइप के के मैप पढ़े हैं. 2 वेरिएबल्स के, 3 वेरिएबल्स के, 4 वेरिएबल्स के. लेकिन ये 5 वेरिएबल्स की यहाँ पे बात हो रही है. तो 5 वेरिएबल्स में सर नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने होने वाले हैं? रिप्लाई करो. नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस फॉर 5 वेरिएबल्स कितने होंगे? 32. ठीक है. अब अगर ये 32 होंगे, इसका मतलब आपको 32 सेल्स लगेंगे के मैप के लिए.
तो आपको दिख रहा है सर 32 सेल्स गिवन है, ये हो गया 16 सेल्स फॉर x इक्वल टू 0 और ये हो गया 16 सेल्स फॉर x इक्वल टू 1, ये ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो टोटल हो गया 32 सेल्स। अब आपको एक्सप्रेशन के फॉर्म में इसका आंसर देना है कि द मिनिमम एसओपी एक्सप्रेशन। तो एसओपी की जब बात होती है तो हमेशा ही हम लोग वंस का यहाँ पे ग्रुपिंग करते हैं, तो वंस की ग्रुपिंग करते हैं। यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखते रहना, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं। तो ये हो जाएगा मेरे पास आर बार एस बार, आर बार एस, आर एस और आर एस बार, यहाँ पे पी बार क्यू बार, पी बार क्यू, पी क्यू और पी क्यू बार, ठीक। यहाँ पे सेम लिख लेते हैं हम लोग आर बार एस बार। अब बोले सर अपन क्वेश्चन में लिख दे क्या सब कुछ? नहीं नहीं, क्वेश्चन में नहीं लिखना, फिर से आप के मैप ड्रॉ करो, फिर से 2 के मैप ड्रॉ करो आप लोग सॉल्यूशन में। अगर आप अच्छे स्टूडेंट है तो 2 मैप की ड्रॉ करेंगे अभी। ये हो गया आर बार एस, अब ये आर एस और ये आर एस बार, यहाँ पे पी बार क्यू बार, पी बार क्यू और पी क्यू, नेक्स्ट पी क्यू बार। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलो अगर अपन नंबरिंग करते हैं तो सर 5 वेरिएबल्स की आप जो बात कह रहे हो यहाँ पे 5 वेरिएबल्स, ध्यान से देखना आप लोग 5 वेरिएबल्स पे कैसे ड्रॉ करने वाला हूं। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है आर एस पी क्यू, ये ठीक। अब सर आप एक बात बताइए, यहाँ पे अगर यहाँ पे आर एस पी क्यू आप लेने वाले हो तो लिखने का तरीका कैसे होगा? कहीं पे भी आपको फंक्शन में सीक्वेंस गिवन नहीं है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ रहे होगे तो क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि सर ये सीक्वेंस होगा लाइक दिस, ये आप देख सकते हो एक्स पी क्यू आर एस। तो जब भी आपको सीक्वेंस गिवन नहीं है आप अपने से कुछ भी ले सकते हो, आंसर वही आएगा जो किसी और सीक्वेंस से आएगा, इस टाइप के सिचुएशन पे, है ना। अगर कुछ डिफरेंट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक वो लोग आपको सीक्वेंस जरूर प्रोवाइड करेंगे जो भी क्वेश्चन डिजाइन करता है ना। तो आप ये मत सोचना कि सर यहाँ पे 5 वेरिएबल्स का सीक्वेंस कुछ इस तरीके से है पी क्यू आर एस एक्स, नहीं नहीं, ये सीक्वेंस कभी नहीं होता है। हमेशा सीक्वेंस होता है कुछ इस तरीके से, ये ऐसे कुछ गिवन होता है यहाँ जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, ठीक है। उस पे आपको बिलीव नहीं करना है, आपको बिलीव इस पे करना है कि यहाँ पे क्या सीक्वेंस गिवन है। ओके चलो यहाँ पे बात कंफर्म हुई। तो मैं यहाँ पे सीक्वेंस कुछ भी ले रहा हूं अपने से, मैंने लिया यहाँ पे एक्स आर एस पी क्यू। अब सर आपने ऐसे ही क्यों लिया है आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। ये जो मेरे पास 16 सेल्स के मैप बने हुए हैं इसका जो एमएसबी है सर एक्स, अब इसके हिसाब से क्या हो गया, ये हो गया एमएसबी। तो आपको साथ यहाँ पे बात समझ में आ रही होगी कि x इक्वल टू 0 के लिए जब ये के मैप ड्रॉ होगा तो 16 कॉम्बिनेशंस बनेंगे और उस 16 कॉम्बिनेशंस में जो वेरिएबल यूज होगा वो है आर एस पी क्यू, और एट द सेम टाइम द फिफ्थ वेरिएबल विच इज सपोज टू बी एमएसबी बिट x इक्वल टू 0। तो ये तो फिक्स हो गया ना 16 कॉम्बिनेशंस के लिए। इसका मतलब कि यहाँ पे हर एक जगह पे 0 अवेलेबल होगा, हर एक जगह पे 0। और सर यहाँ पे क्या होगा 0 0 0 0 0 0 0 1 फिर 0 0 1 0, ये चलता जाएगा। ये कब तक चलेगा अपने पास पूरा? सर ये लास्ट अपने पास होगा 0 1 1 1 1 यहां तक। तो ये जो है ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये 2 और लास्ट अगर अपन देखेंगे टोटल यहाँ पे कितने हो गए सर 15। तो यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं। आंसर देना बहुत सिंपल है ना। मैं आप लोगों को बताया था कि के मैप को 5 वेरिएबल्स के लिए कैसे ड्रॉ करते हैं, तो वो ये तरीका होता है। मैं आपको बताया था क्वेश्चन के फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो ये वही क्वेश्चन है, ठीक है। आंसर तो अपन 2 मिनट में दे देंगे भी इसका, पूरा एक्सप्लेन करो ध्यान से देखो। 0 1 3 2 4 5 7 6 8 9 11 10 12 13 15 और ये 14। चलो ये बढ़िया हो गया कि सर 16 सेल्स है, मतलब 0 से लेके 15 तक यहाँ पे नंबरिंग होगी जिसमें आर एस पी क्यू के बिट्स चेंजेस होंगे और x इक्वल टू 0 जो कि एमएसबी बिट है will always be constant for all 16 possible combinations। अब जब यहाँ पे के मैप नेक्स्ट के मैप की बात होगी तो वहां पे x इक्वल टू 1 गिवन है आपको, तो x इक्वल टू 1 जब स्टार्ट होगा तो x इक्वल टू 1, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, ये हो गया 1, ठीक। अब ये हो गया 1 1 1 1। नेक्स्ट सेल्स में जब आप आओगे या नेक्स्ट के मैप में जब आओगे तो अगेन ये 0 0 से स्टार्ट होगा,
ठीक, अब आप मुझे एक बात बताओ सर, ये हो जाएगा 8, ये 4, ये 2 और ये 1, तो ये कितना 16। सर ये कितना होगा, इसका इक्विवेलेंट कितना होगा सर, 16 होगा ना इक्विवेलेंट। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन सर 1 0 0 0 1, कितना हुआ 17। नेक्स्ट 1 0 0 1 0 18। ठीक, आगे बढ़ते गए तो ये लास्ट में 1 आएगा और बाकी जगह पे भी अपने को 1 दिखेगा, तो आप बोलोगे सर कितना हो गया 16 प्लस 8 24 प्लस 28 प्लस 2 30 और 31, मतलब लास्ट आपको दिखेगा 31। तो ये हो गया फर्स्ट के मैप के लिए, ये देखो नंबरिंग यहाँ पे फर्स्ट के मैप के लिए। और ये जो मैंने लिखा हुआ है सेकंड के मैप की बात हुई, यहाँ सेकंड नंबर के मैप कहां से 16 से 31 तक। अब देखो मैं नंबरिंग करना स्टार्ट कर रहा हूं ना, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी बाद में। नंबरिंग देखो यहाँ पे 15 तक यहाँ पे हो गया, ये हो गया 16 17 और यहाँ पे 18 और ये 19, फिर सर 20 21 23 और ये 22। ग्रे कोड यूज हो रहा है ना यहाँ पे के मैप में सेल्स फिलिंग के लिए। उसके बाद सर 24 25 27 26, फिर 28 29 31 और ये 30। अभी आप लोग मुझे कमेंट करो और ये बताओ यहां तक पूरा सिनारियो क्लियर है क्या। पहले तो ये बताओ, दीपक का आंसर आ गया ऑप्शन बी, बहुत बढ़िया। पहले यहां तक का पूरा सिनारियो आप लोग क्लियर है कि कैसे हम लोग 5 वेरिएबल से के मैप डिजाइन करते हैं। ठीक, यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई है। अब आते हैं अपन यहाँ पे इसके जो एसओपी फॉर्म की बात हो रही, मतलब मिड टर्म्स के ग्रुपिंग की। ठीक है, पूरा अब 5 वेरिएबल्स यहाँ पे डिसाइड हो चुका है। और कैसे ही डिसाइड होता है सर, 0 से लेके 15 तक। फिर उसके बाद आप क्या करो, आप इसको एडअप भी कर सकते हो। आप ये भी कर सकते हो कि आप इस पूरे के मैप को उठाओ और नीचे लगा दो इसी के, तो टोटल 32 सेल्स यहाँ पे बन जाएंगे बस 0 से लेके 31 तक, है ना। अब अगर आप यहाँ पे ग्रुपिंग करते हो तो ग्रुपिंग जो है क्वाड बनेगा यहाँ पे, ये देख लो एडजेसेंट सेल्स है यहाँ पे, और वैसे ही यहाँ पे भी क्वाड बनेंगे। तो जब आप फर्स्ट के मैप में क्वाड बनाओगे, फर्स्ट के मैप में आप क्वाड बनाओगे, तो इस केस के लिए क्या होगा देखो सर, यहां पे आ जाएगा ये दोनों में कॉमन कौन हुआ एस, और उसके बाद ये दोनों में कॉमन कौन हुआ क्यू बार, एज वेल एज सर एक्स इक्वल टू 0 है। सर एक बात बताइए, एसओपी फॉर्म में 0 को हम लोग कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म बोलते हैं ना, इसका मतलब यहां पे क्या आएगा एक्स बार। ठीक, उसके बाद अगर आप इसको लिखोगे तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, सर दोनों में कॉमन कौन है, ये दोनों में कॉमन ये हो गया एस बार, फिर ये दोनों में क्यू और एक्स, ये आप लिखोगे ये दोनों। मतलब आप फाइनल एक्सप्रेशन जब दोगे तो आंसर आपको क्या दिखेगा, इसको सीक्वेंस में आप लिख दो बस, तो सीक्वेंस में हो जाएगा क्यू बार एस एक्स बार प्लस, और यहां पे क्यू एस बार एक्स। कौन सा ऑप्शन सर, ऑप्शन बी। तो सर ये तो क्वेश्चन 2 मिनट का भी नहीं था, एक्चुअली में क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड्स का था, पता है, सिर्फ 10 सेकेंड्स का। आराम से आप देखिए, इसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता चला कि 5 वेरिएबल्स का के मैप कैसे हम लोग बनाते हैं। तो अगर आप 5 वेरिएबल्स का के मैप को पता भी नहीं होगा ना, तो भी आप इस क्वेश्चन को आराम से बना लोगे। सिर्फ 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था ये। चलो नोट कर लिए, बताना आप लोग कमेंट करके। सो ऑप्शन बी इसका आंसर हुआ।
ठीक है, नोट कर लिए क्वेश्चन, हो गया सॉल्यूशन इसका पूरा। ठीक, तो जितने भी क्वेश्चन है अभी आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास अगर बुक हो गए तो आप शुरू के 3 चैप्टर के सॉल्व कर सकते हो। 3 चैप्टर अपने पास कंप्लीट हो गए हैं विद इन, हम लोग कितने दिन से क्लास कर रहे हैं यहाँ पे, 9 डेज हो गए आई थिंक। ठीक है, लास्ट सैटरडे से स्टार्ट किए थे, 9 डेज हो गए। 3 चैप्टर्स हम लोगों ने कर लिया। फर्स्ट चैप्टर था नंबर सिस्टम, सेकंड चैप्टर था बूलियन अलजेब्रा एंड मिनिमाइजेशन टेक्निक्स, ठीक, और थर्ड चैप्टर था लॉजिक गेट्स एंड स्विचिंग सर्किट्स। ठीक, नेक्स्ट जो हम लोगों ने चैप्टर अभी पढ़ा हुआ है वही नेक्स्ट चैप्टर का बेस बनने वाला है, और वो है कॉम्बिनेशनल सर्किट और उसके बाद सीक्वेंशियल सर्किट, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है अपने को पढ़ने में। ठीक है, तो कॉम्बिनेशनल सर्किट में आप लोग क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लेक्सर की बात करेंगे। मल्टीप्लेक्सर के बाद डीमल्टीप्लेक्सर के क्वेश्चंस वगैरह लगाएंगे। उसके बाद हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, कोड कन्वर्टर, ठीक है, कंपैरेटर सर्किट, ये पूरा डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप नेक्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट पेज में हेडिंग डालो कॉम्बिनेशनल सर्किट। ठीक है, आप बाकी अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो प्रीवियस ईयर से। जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस है बहुत सारे हैं, आप देखोगे तो आप आराम से आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा। कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जिसमें आपको उसके सॉल्यूशन देखने की नीड पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे ट्राई किया है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास हो जाए, है ना। और जैसे कि पीओएस और एसओपी फॉर्म था ना, तो जैसे मैं लास्ट ईयर से देख रहा हूँ, काफी रिसेंट ईयर से 3-4 सालों से, कि एसओपी और पीओएस और के मैप को लोग बहुत ज्यादा फोकस रखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है हर 1-2 साल में। ठीक है, जो बहुत सिंपल रहता है। कई बार तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तीनों ब्रांच में कि एसओपी गिवन है, आपको उसको पीओएस में चेंज करना है, 1 मार्क क्वेश्चन। के मैप गिवन है, जैसे लास्ट क्वेश्चन अभी के 32 सेल्स का के मैप 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, लेकिन सिर्फ 32 सेकंड्स भी उसको नहीं लगेगा, आप देख सकते हो। ठीक है, चलो, तो नेक्स्ट चैप्टर है कॉम्बिनेशनल सर्किट। इसमें आप लोग डेफिनेशन नोट करेंगे। कॉम्बिनेशनल सर्किट इज अ लॉजिक सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट इज अ लॉजिक सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट इज अ लॉजिक सर्किट which gives which gives which gives combination circuit is a circuit which gives which gives output for output for for different combinations of input, for different combinations of input, for different combinations of input। ठीक है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट। अभी यहाँ पे मैंने डिफरेंट इनपुट लाइन डिसाइड किए हुए हैं, ये इनपुट लाइंस हो गए। ठीक है, और इसी इनपुट लाइन में आपके पास डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होंगे, और डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के लिए यहाँ पे जो आउटपुट लाइंस होगा वो एक्टिवेट होगा, या
उसमें आपको आउटपुट जो है वो मिलने वाला है। ठीक, तो इस टाइप के सर्किट को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन सर्किट। और कॉम्बिनेशन सर्किट में जो आउटपुट होगा वो इनपुट पे, प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करेगा। ठीक, क्योंकि जब हम लोग सीक्वेंशियल सर्किट आएंगे तो उसमें जो आउटपुट होगा वो पास्ट आउटपुट पे भी डिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो इसमें आप ये बोल सकते हैं कि जो आउटपुट है वो डिपेंडेंट होगा सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पे। इसमें सर कॉम्बिनेशन सर्किट। ओके, इसको आप नोट कर लो। So output is dependent on the present input of input lines. ये इसको आप लिख सकते हो, output is dependent on present combination of input lines only. ये स्टेटमेंट भी आप नोट कर लो अपनी कॉपी में। ठीक है, और जब मैं सीक्वेंशियल स्टार्ट करूंगा तो वहां पे कॉम्बिनेशन सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट का मैं पूरा 10 to 20 मिनट डिस्कशन करूंगा कि क्यों कॉम्बिनेशन और सीक्वेंशियल सर्किट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, किस तरीके से डिफरेंट होते हैं, जहां पे हम लोग यूज करेंगे फ्लिप फ्लॉप्स और लैचेस वगैरह। ठीक है, आई थिंक नोट कर लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। देखो, स्टार्ट कर रहे हैं मल्टीप्लेक्सर। फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर, इन नाम से पता चल रहा है क्या होने वाला है। सबसे पहले मैं इसमें बात करने वाला हूँ 2x1 मल्टीप्लेक्सर। भाई बहुत आगे तक अपन जाएंगे, मल्टीप्लेक्सर को एंड होने में करीबन आपको 2 आवर्स लगेगा। ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सारी चीजें इसमें अपने को सीखनी है, और जो कंक्लूजन अपन यूज करेंगे हर एक मल्टीप्लेक्सर में वो उसी से क्वेश्चन फ्रेम होता है गेट, है ना। तो ध्यान रखना आप लोग, हर एक पॉइंट्स का जो मैं आपको लिखवाते रहूंगा, है ना। देखो 2x1 मल्टीप्लेक्सर का अगर अपन यहाँ पे एक लेआउट तैयार करते हैं, ये लेआउट, ठीक, तो ये अपने पास कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये देख लो 2x1 मल्टीप्लेक्सर, ये। सो 2x1 मल्टीप्लेक्सर में जो अपने पास इनपुट होगा वो है I0 और ये I1, ये दो इनपुट हो गए। इसको आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं I0 और I1, ये। उसके बाद आउटपुट यहां से निकलेगा, आउटपुट इस Y। ठीक, 2x1 मल्टीप्लेक्सर। अब मल्टीप्लेक्सर में बात ये होगी, इसमें आप देखोगे सर कितने इनपुट्स लाइन है, सर 2 इनपुट लाइन। आप इसको एक जगह पे लिखो, यहाँ पे कितने इनपुट लाइन हो गए सर, 2 इनपुट लाइंस। ठीक, उसके बाद यहाँ पे सर 1 आउटपुट लाइन। अब बात आती है सर कि आपने कॉम्बिनेशन सर्किट का डेफिनेशन लिखा हुआ है कि एक नंबर ऑफ या डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट के लिए आउटपुट अपने को प्रोवाइड होगा। अब वो कैसे होगा सर, 2 इनपुट है और एक आउटपुट है, तो इसके लिए यहां पे अगर मैं इसके स्विचिंग सर्किट की बात करता हूं, ध्यान से देखना आप लोग, मैं क्या लिखने वाला हूं, स्विचिंग सर्किट। ठीक है, तो स्विचिंग सर्किट में है अपने पास 2 इनपुट है, ये हो गया I0 और ये I1, और यहाँ पे आउटपुट, तो यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, ये स्विच। अब ये स्विच जो है ये I0 से Y पे जाएगा, क्या ये स्विच जो है ये मैं यहाँ पे स्विच बना दिया, ठीक, या फिर ये स्विच I1 जो है Y पे जाएगा। तो ये स्विचिंग करता कौन है, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन लाइन। क्या यूज करते हैं, सिलेक्शन लाइन। ठीक, और सिलेक्शन लाइन को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं S0 से। ठीक, तो एक ही मेरे पास यहाँ पे सिलेक्शन लाइन होंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 2 इनपुट है। तो अगर मैं ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार करता हूं तो मैंने बोला कि आउटपुट लाइन ये कितना हो गया, 2 पावर, अगर मैं लिखूं यहाँ पे ऊपर में नंबर ऑफ आउटपुट लाइन, ये इसको लिया मैंने लेट सपोज M। ठीक, एक ही तो होने वाला है अपने पास, है ना। लेकिन जब मैं यहाँ पे 2 इनपुट की बात कर रहा हूं तो अब मैं यहाँ पे नोट करूंगा नंबर ऑफ इनपुट लाइंस।
नंबर ऑफ इनपुट लाइंस, तो ये हो जाएगा 2 पावर n। ठीक, कैसे सर? ये जो n शो कर रहा है ये है नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन। सब आप नोट करते रहो, छोटी छोटी चीज यहाँ, नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइंस। अभी आपको क्या दिख रहा है सर? एक ही सिलेक्शन लाइन है फॉर 2 इनपुट्स, तो ये स्विच करेगा आप या तो I0 को Y पे या तो I1 को Y पे, तो आपको एक ही यहाँ पे सिलेक्शन लाइन की जरूरत पड़ेगी जो है अपने पास S0। ओके, तो बारी आती है यहाँ पे इसके ट्रूथ टेबल डिजाइन करने का। देखो यहाँ पे मैं ट्रूथ टेबल डिजाइन कर रहा हूँ, इसका ट्रूथ टेबल। तो यहाँ पे हो गया I0 और ये I1 और यहाँ पे आउटपुट दिस वन। ठीक, ये तो ये अपने पास हो गया 0 0 0 1 1 0 और ये 1 1, 4 कॉम्बिनेशन होने वाले हैं। लेकिन अभी डिपेंड करेगा किस पे सर? ये S0 पे, S0 पे डिपेंड करने वाला है। तो S0 की वैल्यू, एक ही स्विच है अपने पास, अगर एक स्विच है तो उसके कितने स्टेट होंगे सर? 2 स्टेट होंगे यहाँ पे। मतलब इसको अगर मैं हटाऊं तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे स्विच S0 और उसी के करस्पॉन्डिंगली मैं यहाँ पे लिखूंगा I0 और I1 को। ठीक, एक काम करता हूं मैं यहीं पे बना देता हूं, इसके अलग से नहीं बनाते अपन। ये मैंने ले आया सिलेक्शन लाइन को। ठीक, अब सिलेक्शन लाइन की जब बात करेंगे तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। ठीक है, अभी आप बनाना नहीं। सिलेक्शन लाइन मेरे पास क्या होने वाला है सर? एक बार सिलेक्शन लाइन 0 होगा और एक बार 1 होगा। जब ये 0 होगा तो एट द सेम टाइम ये I0 को जो है आउटपुट पे पहुंचाएगा और 0 के लिए ये इसको नहीं पहुंचाएगा। ठीक, वैसे ही यहाँ पे ये हो जाएगा I1 के फॉर्म में इसका आंसर। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं क्या कि अगर मैं इसका एक्सप्रेशन लिखता हूं, ये लॉजिकल एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? लॉजिकल एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू S0 बार I0 प्लस S0 I1, ये हो जाएगा मेरे पास एक्सप्रेशन। इसको आप नोट कर लो। अब इस एक्सप्रेशन अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है सर? यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड होगा। अगर मेरे पास S0 0 है, ठीक, तो इस केस में यहाँ पे आउटपुट क्या होगा सर? 0 बार I0 प्लस 0 I1। तो यहाँ पे हो गया 0 बार 1, मतलब सर I0 मिल गया और ये पार्ट 0 हो गया, मतलब y की वैल्यू क्या होगी? I0 होगी। और वैसे ही सेकंड केस में क्या लिखेंगे आप? S0 बार, S0 जो है 1 है अपने पास, 1 मतलब सर ये नॉर्मल फॉर्म और ये कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। तो इस केस में आउटपुट जो होगा वो हो जाएगा 1 बार I0 प्लस 1 I1। दैट मीन्स आउटपुट हम लिखेंगे यहाँ पे I1। इसका मतलब है S0 अगर 1 है, 1 0 स्टेट पे है, तो ये हो गया I0 जो आउटपुट में मिलेगा, और वैसे ही S0 अगर 1 है तो ये आउटपुट में आपको I1 मिलेगा। ठीक, तो आप देखोगे कि सिलेक्शन लाइन यहाँ पे डिसाइड कर रहा है कि कौन सा इनपुट आउटपुट पे पहुंचने वाला है। तो नाम से आपको पता चल रहा है सिलेक्शन लाइन मतलब वो इनपुट लाइन को सिलेक्ट कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट्स है लेकिन उसका एक ही आउटपुट है, तो आप बोल सकते हैं क्या है अपने पास? मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर में आपको ये पता चल रहा है कि आउटपुट में जो मिलने वाला है वो डिपेंडेंट है सिलेक्शन लाइन के लॉजिक पे, आइदर इट इज 0 और 1। ठीक, तो एक पूरा कंप्लीट डिस्कशन था 2x1 मल्टीप्लेक्सर के लिए। तो यहाँ पे जो 2 शो कर रहा है, ये 2 है अपने पास नंबर ऑफ इनपुट लाइन, नंबर ऑफ इनपुट लाइन, हर एक चीज आप लिखो। और ये जो 1 है, ये 1 शो कर रहा है नंबर ऑफ आउटपुट लाइन को। ठीक, अगर अपन यहाँ पे लॉजिक डायग्राम भी फॉर्म कर लेते हैं। देखो लॉजिक डायग्राम, एक्सप्रेशन को देखते हुए लॉजिक डायग्राम में भी फॉर्म करेंगे, या लॉजिक सर्किट जो आप बोलो। ठीक, तो यहां पे हो गया मेरे पास S0। ठीक, और इसका मैं ले लेता हूं S0 बार। सो ये हो गया I0 S0 बार और ये S0। ठीक, यहां से आपको मिलेगा S0 बार I0, और उसके बाद यहां से आपको मिल रहा है I1। ये अप्लाई हो गए
एस नॉट आई वन, और इसी को अपने को यहाँ पे समेशन करना है। समेशन मतलब और ऑपरेशन, तो और गेट मैंने यूज किया, तो ये मिल गया आपको एस नॉट बार आई नॉट प्लस एस नॉट आई वन इज इक्वल टू वाई। सो लॉजिक डायग्राम में मैंने यहाँ पे फॉर्म कर दिया है। नोट कर लिए, कमेंट करना आप लोग। नोट कर लिया आप लोग? ठीक, चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग। ये हो गया 2x1 मल्टीप्लेक्सर। सो नेक्स्ट हम देखेंगे 4x1 मल्टीप्लेक्सर, पूरा 8x1 तक जाएंगे, उसके बाद सब वैसे ही होगा। इसे आप लोग पढ़े होंगे अपने कॉलेज में भी। 4x1 मल्टीप्लेक्सर। ठीक, सबसे पहले तो इसका हम लोग लेआउट डिजाइन करते हैं। सो लेआउट कैसे दिखेगा? तो ये 4 कितने हैं अपने पास? 4 इनपुट्स हो गए, है ना? तो ये हो गया 1, ये 2, ये 3 और ये 4, मतलब i0, i1, i2 और ये i3। ठीक, अब आपने अभी क्या लिखा हुआ था कि सर जो नंबर ऑफ इनपुट लाइन होता है, जो नंबर ऑफ इनपुट लाइन होता है वहीं से 2 पावर n ये होता है, मतलब n क्या अपने पास सर? नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन, याद आया? नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन। तो कितने सिलेक्शन लाइन होने चाहिए यहाँ पे सर? 2 सिलेक्शन लाइन, सिंपल सी बात है। ये हो जाएगा S1 और ये S0। ओके, और जो आउटपुट आपको मिलेगा वो होगा आउटपुट y। ये आप लिख लो आउटपुट y। इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 4x1 मल्टीप्लेक्सर ये। ठीक, अब इसके ट्रूथ टेबल की बात करते हैं। तो सर यहाँ पे आप एक बात बताइए, जब एक सिलेक्शन लाइन था तो 2 स्टेट थे, आइदर 0 और 1। उसी आइदर 0 और 1 के लिए i0 और i1 सिलेक्ट हुआ था 2x1 मल्टीप्लेक्सर। लेकिन जब यहाँ पे 2 सिलेक्शन लाइन की बात होगी तो आप मुझे एक बात बताओ सर, 2 सिलेक्शन लाइन के लिए कितने कॉम्बिनेशन होंगे? 4 कॉम्बिनेशन होंगे ना। और उसी 4 कॉम्बिनेशन के लिए अपने पास इनपुट जो होगा वो आउटपुट की तरफ ट्रांसफर होगा, है ना? ऐसी बात होगी। तो अगर इसका मैं ट्रूथ टेबल यहाँ पे डिजाइन करता हूं, ट्रूथ टेबल, तो आपको क्या मिलेगा सर? S1 और S0, और ये मेरे पास आउटपुट 0 0 0 1 1 0 1 1, मतलब कि मैं यहां पे लिखने वाला हूं सर i0, i1, i2 और ये i3। ठीक, ये ठीक, समझ में आ गई बात? ये इसका हो गया ट्रूथ टेबल। इसी ट्रूथ टेबल को देख के मैं इसका एक्सप्रेशन भी लिख सकता हूं सर, S1 S0 बार ये हो गया i0 प्लस S1 S0 बार i1 प्लस S1 S0 बार i2 प्लस S1 S0 और ये i3। तो ये हो गया अपने पास एक्सप्रेशन। अब इसमें आप लोग ध्यान दे रहे होंगे कि सर यहाँ पे आप S1 को पहले लिख रहे हो और S0 को पहले लिख रहे हो,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताने वाला हूं कि क्वेश्चन में कई बार आपको ये पता नहीं चल पाता है कि सर ये आप इसको एमएसबी ले रहे हो कि आप इसको एलएसबी ले रहे हो। आप जब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि इसका इंपॉर्टेंस कितना होगा। क्योंकि अगर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे डिसाइडेड नहीं है, जैसे लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग किए थे लास्ट चैप्टर का, कई बार अपने को इनपुट सीक्वेंस दिया नहीं होता है लेकिन फिर भी अपन ऑप्शन मैच कर जाते हैं। तो ऐसा डिलीमा कभी नहीं होगा कि सर आपको सीक्वेंस ही गिवन नहीं है और आप ऑप्शन मैच नहीं करा पा रहे, ऐसा वो लोग नहीं करेंगे। वैसे यहाँ पे आपको एमएसबी जो होगा वो डिसाइडेड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आपको इसको क्वेश्चन से समझना पड़ेगा, है ना। तो मैं आपको क्वेश्चन जब कराऊंगा इसका बहुत सारा तो आपको बताते चलूँ, डोंट वरी उसके लिए। तो ये हो गया एमएसबी और ये एलएसबी, ठीक। एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब बारी आती है सर इसका हम लोग जब डिसाइड करेंगे लॉजिक डायग्राम वो कैसा होगा, है ना। अच्छा एक और बात, अगर आप यहाँ पे चलो S1 और S0 को 0 0 पुट करते हो तो सब जगह पे 0 आ जाएगा, बस ये बचेगा तो y की वैल्यू I0 होगी। आप इसको पुट करके चेक कर सकते हो। इसके लिए 0 0 के लिए I0, 0 1 के लिए I1, 1 0 के लिए I2 और ये 1 1 के लिए I3। तो मैं ये चेक करके आपको नहीं बता रहा हूं ना, आप इतना कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो आपको इसमें याद क्या क्या रहना चाहिए, सभी चीज, लेआउट, ट्रूथ टेबल तो आप कोई बना सकते हो, और ये एक्सप्रेशन, क्योंकि इसी एक्सप्रेशन को यूज करके मैं पूरे लास्ट तक मल्टीप्लेक्सर को यूज करूंगा, इसी एक्सप्रेशन को यूज करके पूरे क्वेश्चंस बनाऊंगा मैं, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बिल्कुल आते रहते हैं हर एक 2 साल में, तैयार रहना आपको यहां से क्वेश्चन के लिए। लॉजिक डायग्राम, ये लॉजिक डायग्राम मैं इसी के लिए बस बताऊंगा, आगे नहीं बताऊंगा 8x1 के लिए, ठीक है। बड़ा सिंपल है, कोई बड़ी चीज नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। देखो तो मेरे पास यहाँ पे दो सिलेक्शन लाइन है, तो मैंने लिया इसको S1, तो ये हो जाएगा मेरे पास S1 बार। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया S0 और ये हो जाएगा S0 बार, ठीक। ये दोनों चीजें आपको मिल चुकी है S1 और S0। अब बारी आती है सर कि एक्सप्रेशन को अपने को फुलफिल करना है। तो देखो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा 3 इनपुट्स के एंड गेट। सबसे पहले मुझे चाहिए यहाँ पे S0 बार, S1 बार और लास्ट I0, ठीक। S1 बार, S0, I1, S1, S0 बार, I2 और S1, S0, I3, ठीक। ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे इसका और ऑपरेशन करने से। यहाँ पे आपको चाहिए S0 बार और ये हो गया I0। तो देखते रहो आप लोग मैं कैसे कर रहा हूँ, बड़ा सिंपल है, कोई बड़ी चीज नहीं है, आराम से आप कर सकते हो बिना देखे। ये तैयार हो गया इसका लॉजिक डायग्राम।
नोट करने के बाद कमेंट करना आप लोग। कर लिए नोट? ये सुनो, हो गया? नोट कर लिए? चलो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं 8x1 मल्टीप्लेक्सर। पूरा बेसिक से देख रहे हैं हम लोग ताकि आराम से आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो। बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है यहाँ पे, डायरेक्टली आराम से आपसे 1-2 मिनट में ही बन जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं होगी। तो 8x1 मतलब कि सर 8 इनपुट्स 1 आउटपुट, 8 में से कोई एक जो है आउटपुट में ट्रांसफर होगा, तो ये डिपेंड करेगा कितने सिलेक्शन लाइन है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ इनपुट लाइंस कितने हो गए, तो आप बोलोगे सर 8, मतलब सर ये हो गया 2 पावर n। तो n क्या हो गया सर? नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन। सर नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन अगर आप पूछेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 3। ठीक, अब इसका लेआउट तैयार कर लेते हैं, सब अपने को पता चल गया। ये हो गया आउटपुट, ये इनपुट 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे। तो आपको मिल रहा है I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7। 3 सिलेक्शन लाइन बना देते हैं यहाँ पे, S1 S2 S1 और S0। ठीक, इसको मैंने लिया हुआ है MSB और ये मैंने लिया LSB। ओके, ट्रूथ टेबल। तो 3 सिलेक्शन लाइन है, तो 3 सिलेक्शन लाइन के लिए अपने पास कितने कॉम्बिनेशंस होंगे सर? टोटल यहाँ पे कॉम्बिनेशंस होंगे 8 कॉम्बिनेशंस, और उसी 8 कॉम्बिनेशंस के लिए अपने पास जो इनपुट लाइंस आएगा वो 8 इनपुट लाइंस में से कोई एक इनपुट लाइन आउटपुट में ट्रांसफर होगा। यही तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, सो ट्रूथ टेबल फॉर्म करते हैं। तो S2 S1 और S0 MSB LSB डिसाइड हो गया है। बिना MSB LSB के यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते आप। अगर आपने इसको सीक्वेंस को चेंज कर दिया तो यहाँ पे आउटपुट में जो इनपुट लाइन आएगा वो भी डिफरेंट होगा, है ना? ध्यान रखना है इसको, क्वेश्चन पेपर मैं बताऊंगा आप लोग को। तो 8 कॉम्बिनेशन तैयार कर लेते हैं। 001 010 011 100 101 110 111 ये। और आउटपुट सर यहाँ पे I0, यहाँ पे I1, यहाँ पे I2 I3 I4 I5 I6 और ये I7, ये आपको मिलने वाला है पूरा, देख लो। इसका लॉजिक डायग्राम हम लोग नहीं बनाएंगे क्योंकि काफी बड़ा बनेगा वो, है ना? उतना नीड नहीं है। कमेंट करना आप लोग जल्दी नोट करने के बाद।
ये गेट 2008 का क्वेश्चन। ठीक, तो ये क्वेश्चन गिवन है 4x1 मल्टीप्लेक्सर का। अब यहाँ पे आपको आउटपुट निकालना है सेट। ठीक है, तो 4x1 मल्टीप्लेक्सर की जब बात हो रही है अपने पास, तो सर ये तो बड़ा सिंपल है ना। आप तो जानते हैं एक्सप्रेशन क्या होता है। अगर मैं बोलूं तो एक्सप्रेशन आप क्या लिखोगे यहाँ पे, क्या लिखोगे सर? ये सिलेक्शन लाइन हो गया, तो ये हो जाएगा एमएसबी, आपने ऐसा एज्यूम किया, और ये हो जाएगा एलएसबी। ठीक, और अदरवाइज ये आपको सब कुछ क्वेश्चन में मेंशन होगा। ओके, इसमें आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है ना। क्वेश्चन में ये अपने पास मेंशन था एमएसपी और ये एलएसबी। अगर मेंशन नहीं है तो उस टाइप के क्वेश्चन में मैं आपको कराऊंगा। ठीक, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं सर, ये हो जाएगा आर बार एस बार आई। सर यहाँ पे क्या लिखूं मैं? सर आई नॉट। ध्यान रखना, आर बार एस बार के लिए आई नॉट है, क्योंकि जो मैंने 4x1 मल्टीप्लेक्सर आपको बताया था उसमें आई नॉट ऊपर था, लेकिन यहाँ पे आई नॉट नीचे है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना चीजों का आप लोग। ठीक, उसके बाद सर आर बार एस आई वन, फिर आर एस बार आई टू, और आर एस आई थ्री, ऐसा ही होगा। तो z इक्वल टू सर आर बार एस बार। सर आई नॉट को आप देखोगे तो आई नॉट का एक्सप्रेशन आपको क्या मिल रहा है? इसका ऑप्शन भी गिवन था, मैंने लिखवाया नहीं आपको। आई नॉट आपको क्या दिख रहा है सर? p प्लस क्यू बार, ये दिख रहा है ना, तो इसको लिख दो आप लोग p प्लस क्यू बार। ठीक, उसके बाद सर आई वन आपको क्या दिख रहा है? सिंपली p। आई थ्री आपको दिख रहा है p, और ये p क्यू। कुछ नहीं यार, बस आप लिखते जाओ, यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये हो गया आर बार एस, आई वन अपने पास है p, आर एस बार ये है p क्यू, मस्त हो गया तो, और आर एस आई थ्री सर ये p है। इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो z इक्वल टू आर बार एस बार p प्लस आर बार एस बार क्यू बार प्लस आर बार एस p प्लस आर एस बार p क्यू प्लस आर एस p। समझ में आ रही बात पूरी यहाँ पे? अब इसको आप लोग मिनिमाइज भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। अगर आपको दिख रहा है इसको मैं मिनिमाइज भी कर सकता हूं। कैसे? ये देखो, आर बार एस बार p प्लस, अगर मैं इसको देख रहा हूं तो सेकेंड वाला फॉर्म भी मुझे दिख रहा है आर बार एस बार क्यू बार। नेक्स्ट, आप ध्यान से देखो, अगर मैं थर्ड वाले को और बोलूं फिफ्थ वाले को, तो मैं यहां से कुछ कॉमन निकाल सकता हूं क्या? तो कॉमन क्या निकलेगा सर? एसपी। क्या बचेगा? आर बार प्लस आर, मतलब 1 हो गया, और उसके बाद लास्ट अपने पास हो गया आर एस बार पी क्यू। ये दैट इज अवर करेक्ट आंसर। इसको और भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आपको सिंप्लीफाई कब तक करना है? जब तक कि आपके पास ऑप्शन मैच नहीं कर जाता। अभी आप पे डिपेंडेंट है कि आप कैसे उसको मैच कराएंगे। आपके पास दो टेक्निक है, बुलियन फंक्शन की, बुलियन लॉस, और दूसरा होता है के मैप। कितने वेरिएबल्स की यहाँ पे बात हो रही है सर? 4 वेरिएबल की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक, अगर आपको इसको मिनिमाइज करना है तो आपको के मैप 16 सेल्स का लगेगा, या आप बुलियन फंक्शन आप यूज कर सकते हैं, बुलियन लॉस, है ना। ये तो ये सिंपल क्वेश्चन है, आप देख सकते हो यार, इतना 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क्स का। ये आप देख लो कितना सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग कल भी करेंगे। ठीक है, कल ही क्लास भी अपने पास होगी, और सेम टाइम में अपन क्लास करेंगे 5 to 7, और मल्टीप्लेक्सर अपन कल पूरा एंड करेंगे। सिर्फ कल मल्टीप्लेक्सर की बात होगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। आप देखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सिर्फ मल्टीप्लेक्सर ही ज्यादा क्वेश्चन आपको दिखेंगे। ठीक है, सो बाय बाय क्लास, थैंक यू। इसको आप नोट कर लो। ओके।
ठीक, नोट कर लिए, कमेंट करेंगे।